आज नेशनल फेडरेसन फर न्यू स्टेटको नयाँ अध्यक्ष मुनिस तामाङको पहलमा एक सभा दार्जिलिङको एक निजी होटलमा भारतीय गोर्खाहरूको विविध समस्याहरू अनि छुट्टै अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको विषय लिएर सम्पन्न गरिएको छ। उक्त बैठकमा भएको चर्चा परिचर्चाबारे मुनिस तामाङले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन पनि गरेका छन्। उनले आजको सभामा धेरैवटा विषयमाथि चर्चा परिचर्चा विचार विमर्श गरेको अनि गोर्खाहरूको एक शताब्दी लामो गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई पुनः एकचोटि सक्रिय रूपमा अघि लिएर जाने विषयमाथि आजको सभामा निर्णय लिएको थप बताएका छन्। मनिषजी नमस्कार। मनिषजी, आज तपाईँहरूको जुन प्रेस मिट भयो, यस प्रेस मिटको विशेष महत्त्व के थियो? आज तपाईँहरूको सेमिनार पनि कम्प्लिट गर्नुभयो, यो विषय लिएर तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो एनएफएनएसका पूर्व मभन्दा पहिलेका अध्यक्ष श्रीहरि आनेजी, जो विदर्भ आन्दोलनलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उनको कार्यकाल केही महिना अघि सकिसकेको हो। तर कोरोना कालले गर्दा औपचारिक रीतिले जिम्मेदारीलाई अगाडि बढाउने काम हुन सकेको थिएन। अनि टेलिफोनिकली र अनलाइन कन्सल्टेसनमा सबैले निर्णय गर्यो कि यो जिम्मेदारी मलाई दिइन्छ भनेर केही महिना अघि नै निर्णय गरिएको थियो। अनि त्यसको औपचारिक ह्यान्डिङ ओभर र टेकिङ ओभरको काम चाहिँ दार्जिलिङमा गर्ने भनेर अहिले कोरोना कालमा अलिकति राहत भएको कारणले अनि यही गरेर हिजो र आज 2 दिनको हामीले सभा राखेको थियौँ। हिजो चाहिँ एनएफएनएसको इन्टर्नल मिटिङ थियो, जसमा हामीले आफ्नो कार्य प्रोग्राम, हाम्रो टिम बनायौँ अनि टिम पनि हामीले आफ्नो खडा गरिसकेका छौँ। मलाई अध्यक्षको पदभार दिएको छ भने 2 जना हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, श्री मेवार जमातियाजी जो वर्तमान त्रिपुराका क्याबिनेट मिनिस्टर हुनुहुन्छ, अनि दोस्रो भाइस प्रेसिडेन्ट श्री निकमान मराकजी जो गारो अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलका डिप्टी सिएम हुनुहुन्छ। साथै हाम्रा सेक्रेटरीको जेनरल सेक्रेटरीको रूपमा विदर्भका सान्यालजी अनि ट्रेजररको रूपमा त्रिपुराका नवतियाजी, सेक्रेटरीजको रूपमा हाम्रा अली साहब जो लद्दाखको हुनुहुन्छ, बुन्देलखण्डबाट हुनुहुन्छ, अनि अन्य हाम्रो जो आन्दोलनका साथीहरू छन् उनी सबैलाई लिएर हामीले एउटा टिम बनाएका छौँ। र त्यसपश्चात आजको मिटिङ चाहिँ हामीले यहाँ दार्जिलिङका गोर्खाल्यान्ड राज्यको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने र या गोर्खाल्यान्ड राज्यको निर्माण चाहने स्टेक होल्डर्सहरू, चाहे पोलिटिकल पार्टी होस् या नन पोलिटिकल पार्टी होस्, सामाजिक संस्था होस्, उनी सबैलाई लिएर एउटा डिस्कसन गरेर दार्जिलिङ घोषणा भन्ने हामीले एउटा ड्राफ्ट राखेर त्यसमा चर्चा गऱ्यौँ। अनि सबैको चर्चा पश्चात दार्जिलिङ घोषणा हामीले घोषित गऱ्यौँ। दार्जिलिङ घोषणामा चाहिँ हामीले 2 बुँदा राखेको छौँ। पहिलो बुँदा चाहिँ यो हो कि एनएफएनएसले भारतभरिमा जति पनि नयाँ राज्यको आन्दोलन छ र जनआकाङ्क्षाको आन्दोलन छ, ती आन्दोलनलाई आफ्नो सपोर्ट फेरि रिइटरेट गर्छ, सोलिडारिटी रिइटरेट गर्छौँ। सोलिडारिटी हामी फेरि एक्सप्रेस गर्छौँ, दुबारा फेरि हामी त्यसलाई दोहोऱ्याउँछौँ, त्यसलाई हामी अझै बलियो प्रकारले भन्छौँ। र भारतको जो सिद्धान्त छ, जो हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा छ, हाम्रो संविधानमा छ, यस सङ्घीय सिद्धान्तलाई विश्वास गर्दै एक देश बहुराज्यको फिलोसफीलाई लिएर हामी यो सोलिडारिटीमा कन्स्टिट्युसनली अगाडि बढ्नेछौँ। यो बुँदा 1 भयो। दोस्रो, किनभने दार्जिलिङ क्षेत्रमा यो हुँदैछ, गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रमा यो हुँदैछ, स्पेसिफिक गोर्खाल्यान्डको लागि पनि हामीले यो डिक्लेरेसन गऱ्यौँ, जसमा एनएफएनएसले गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणको जो जनआकाङ्क्षा, धेरै समयको जनआकाङ्क्षा छ, यसप्रति आफ्नो सोलिडारिटी फेरि एक्सप्रेस गर्यो, फेरि पनि दोहोऱ्यायौँ हामीले। अनि यहाँ विभिन्न जो स्टेक होल्डर्सहरू छन् गोर्खाल्यान्डको निम्ति, चाहे त्यो सामाजिक होस् या राजनैतिक होस्, सबैलाई समर्थन गर्ने र सबैसँग मिलेर गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणको निम्ति काम गर्ने भन्ने हामीले यो 2 बुँदामा हामीले आज दार्जिलिङ डिक्लेरेसन गऱ्यौँ। र यही थियो आज यो 2 दिनको हाम्रो सभाको उद्देश्य। मिस्टर तामाङ, तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, तपाईँहरूको इस्यु लिएर तपाईँहरू यो कार्यक्रम, आज कुन स्टेक होल्डरहरू तपाईँहरूसँग त जो हाम्रो बिचमा पोलिटिकल नन पोलिटिकल बिचमा आन्दोलनहरू 9वटा राज्यको आन्दोलनहरू यहाँ प्रतिनिधित्व थिए। गोर्खाल्यान्ड त यहाँ छँदैछ, त्यो बाहेक बुन्देलखण्ड, विदर्भ, बोडोल्यान्ड, त्रिपुरा, गारोल्यान्ड, त्यस पश्चात आसामको अटोनोमस डिस्ट्रिक्टका क्षेत्रकाहरू, लद्दाखका हाम्रा साथीहरू, साथै सोलिडारिटीको निम्ति तेलङ्गाना र झारखण्डका पनि साथीहरू यहाँ थिए। यी सबैको प्रतिनिधित्व हामीले पायौँ। यहाँ लोकल हामीले विभिन्न समयहरूमा यहाँका सबै पोलिटिकल पार्टीहरूको संलग्नता हामीले पाउँदै गरेकै नै हो, चाहे त्यो युनाइटेड जिजिएम पहिलेको होस् या जिएनएलएफ होस् या सिपिआरएम होस्, जाप होस्, एबिजिएल होस्, सबैको हामीले विभिन्न समयहरूमा
हामीले उहाँको उपस्थिति पाउँदै गरेको। आज पनि उहाँमध्ये धेरैको उपस्थिति थिए। ती बाहेक विभिन्न संस्थाहरू पनि युवादेखि लिएर सामाजिक संस्थाहरू सबै यहाँ उपस्थित थिए। आज हाम्रो राम्रो यहाँ जमघट भयो र उहाँ सबैसँग चर्चा गरेर नै हामीले त्यस पश्चात नै हामीले दार्जिलिङ घोषणा अनुमोदित गरेका हौँ। दार्जिलिङ क्षेत्रबाट र पेसिफिककै कुन कुन स्टेक होल्डरहरू तपाईँहरूको आज यो मिटिङमा हाजिर भएको थियो? पोलिटिकल पार्टीहरूमा यहाँ हाम्रो बिचमा उपस्थित थिए। CPRM थियो, GNLF थियो, ABGL थियो, सुमेटीका साथी हुनुहुन्थ्यो। त्यो बाहेक अरू सङ्घ संस्थाहरू पनि थिए, सामाजिक संस्था थिए, युवा संस्था थिए, NGOहरू थिए, धेरै थिए यहाँ उपस्थित थिए। मिस्टर तामाङ, एक्चुअली अभी एक बात आ रहा है जो इस बात से आप क्या बोलना चाहते हैं। देखिए, जब पहाड़ में अभी इस क्षेत्र में गोरखालैंड आंदोलन के लिए जब बातचीत करने के लिए सरकार ने भी कुछ आश्वासनें दिए हैं जो दिल्ली में बैठक होंगे, इसकी बिफोर आप लोग इस वेन्यू चुनने के लिए कहीं कुछ डिप्लोमेट राजनीतिक का कोई हथियार तो नहीं है ये? क्योंकि सेंट्रल ने जब देख रहा है जो यहाँ पे सारे संगठन जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो गोरखालैंड से थोड़ा दूर हट के कहीं ना कहीं हम लोग दूसरे अपना रहा है, मतलब डेवलपमेंट को अपना रहा है। उस जगह पे बीजेपी को तो बीजेपी को ईंधन देने के लिए तो आप लोग ये काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे भी तो आवाज़ आ सकता है। हमारा यहाँ आने का कारण मैंने आपको साफ साफ बता दिया, क्योंकि निर्णय हो गया था कि अब अध्यक्षता गोरखालैंड के जो मूवमेंट है वो लीड करेगी और उसका प्रतिनिधि मैं होकर लीड करूँगा। तो ये जाहिर सी बात थी कि अगर अध्यक्षता मैं ले रहा हूँ और अध्यक्षता का इनॉग्रल जो अगर प्रोग्राम होना है तो सबसे अप्रोप्रिएट होगा गोरखालैंड क्षेत्र में होना। और ये हमने पहले से तय कर लिया था। जब से निर्णय हो गया कि अध्यक्षता मुझे लेनी है, कुछ महीने पहले से निर्णय हो रखा था कि मुझे अध्यक्षता लेनी है, तब से ही हो गया कि फॉर्मल इंस्टॉलेशन यहीं दार्जिलिंग में करेंगे। तो ये बात तो स्पष्ट है। अब जहाँ तक ये बात है कि गोरखालैंड का क्या आंदोलन को और समर्थन देने के लिए यहाँ हुआ है, हाँ निश्चय ही। हमारा तो आज बूंदा में भी हमने रखा ही है इस बात को, तो हमारे डिक्लेरेशन में भी है। हम सभी स्टेटहुड के मूवमेंट को हमने सब रीइटरेट किया अपना सपोर्ट, मगर मोर स्पेसिफिकली क्योंकि हमने दार्जिलिंग में गोरखालैंड क्षेत्र में कर रहे हैं, अपना सपोर्ट को हमने रीइटरेट किया। इसमें कोई नई बात नहीं है। ये हमारा NFNS का उद्देश्य ही यही है। NFNS का उद्देश्य ये है, नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स, नए राज्य के डिमांड को आगे बढ़ाने का, उसमें सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करने का, एक प्लेटफॉर्म में आइडिया शेयरिंग करने का, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग करने का, यही हमारा उद्देश्य है। और इसमें कोई हम जो बातें बोल रहे हैं कोई नई बात नहीं है, ये बहुत समय से हम लोग बोल रहे हैं। जिन लोग पॉलिटिक्स लेके एनालिसिस करते हैं इस मूवमेंट में, इस क्षेत्र से, उन लोग का कहना है जो मिस्टर तामांग को नेशनल फेडरेशन ऑफ द न्यू स्टेट जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन को इस वक्त यहाँ पे आके इस तरह का मीटिंग व कन्वेंशन रखना सिर्फ आग में घी डालने का काम व घी डालने का काम आप लोग और भी त्वरान्वित कर रहा है। क्योंकि आप लोग बीजेपी के बी टीम होके, क्यों बीजेपी यहाँ पे अभी कमजोरी नज़र आ रहा है पहाड़ पे, और यहाँ पे जो गोरखालैंड इशू लेकर इस दार्जिलिंग क्षेत्रों में सारे आदमी इकट्ठा हुए थे, वो अभी टुकड़े टुकड़े दिखाई जा रहा है। उस जगह पे कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे जानते हैं जो आप एक नेशनल फिगर है, शिक्षा क्षेत्र में भी हो, बुद्धिजीवी माहौल में भी हो, कदापि ये नहीं है तो कहीं ना कहीं बीजेपी आपको तो प्रयोग नहीं कर रहा है। मतलब ये जनता और बुद्धिजीवी के एलिगेशंस है, ये मैंने क्वेश्चन आ सकता है। मैंने ये सुना नहीं एलिगेशन, यद्यपि आप कह रहे हैं तो अभी पहली बार सुन रहा हूँ, मगर मुझे नहीं लगता इसमें कोई तर्क है। इस एलिगेशन में क्या तर्क है? यहाँ पर जितने लोग यहाँ स्टेक होल्डर्स यहाँ पर आए थे, इसमें से बहुत सारे लोग थे जो बीजेपी से खफा लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी के विरोध में अपने लोकल लेवल में काम भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमारी इस नेशनल फेडरेशन में हम एक उद्देश्य से आए हैं। अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल एफिलिएशन अलग अलग हमारे जिसके भी हो सकता है, हमारा एक उद्देश्य है और ये नया नहीं है। अगर नया होता, इसी समय हमने स्टिचअप किया होता ये इश्यू मुद्दा, तो लोग कह सकते थे कि इस समय में क्यों कर रहे हैं। 1999 में जब जॉर्ज फर्नांडिस ने सबसे पहले ये इसको इस फ्रंट को जब उन्होंने कन्वीन किया, तब से लेकर पूर्णा सांगमा जी इसमें जुड़े, इसमें शिबू सोरेन जी जुड़े, उसके अध्यक्षता उन्होंने की, अजित सिंह जी ने अध्यक्षता की, अमर सिंह ने की, श्रीहरि आने ने की, राजा बुंदेला ने किया। तो ये मुद्दा तो तब से है, 1999 से चलता है मुद्दा को। ऐसे तो है नहीं कि आज हमने रातों रात किसी के सपोर्ट में या किसी के विरोध में किया। तो हम दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल ऑफ दिस स्पेकुलेशन। ये जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन सबसे
बिल्कुल ही इनके दबाव या इनके समर्थन से मुक्त ये हमारा आंदोलन, ये हमारा विचारधारा बहुत पुराना है और मुझे नहीं लगता ऐसे आर्गुमेंट में कोई तर्क है। मुझे कुछ वेल मिस्टर तमंग, आपने जो कहा सही है, लेकिन अभी और एक बात आ रहा है जो इस आप लोग नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट जो फॉर न्यू स्टेट के लिए आप लोग जो काम कर रहा है, अभी हाल ही दार्जिलिंग इशू लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव था वह है राजू जी का तरफ से कुछ एश्योरेंस आया था जो ट्राइपार्टाइट मीटिंग के लिए चिट्ठी आएंगे, लेकिन नेशनल फेडरेशन ऑफ फॉर न्यू स्टेट जो इस मुद्दा पे कोई पहल चलाएंगे, क्योंकि आप लोग नेशनल फिगर है, आप लोग सारा रास्ते में हम जानते हैं कि यहाँ ट्राइपार्टाइट त्रिपक्षीय वार्ता की बात चल रही है यहाँ जी। पर, हम सब लोग इससे अवगत हैं, हम जानते हैं और त्रिपक्षीय वार्ता शीघ्र ही होगा, इस बात का उम्मीद भी लोगों में है। हम भी नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स की तरफ से आज, क्योंकि हमने कहा ना जितने भी इसमें स्टेक होल्डर हैं सबके समर्थन करते हैं और सबके साथ मिलकर हम काम करते हैं। हम भी चाहते हैं कि वार्ता जल्दी से जल्दी हो, त्रिपक्षीय वार्ता जल्दी हो और उसके द्वारा जनाकांक्षा पूरी हो। इसमें हमारा संपूर्ण हमारा सॉलिडारिटी है, इसमें हमारा संपूर्ण समर्थन है। नहीं, समर्थन तो है ही और आप लोग चाहते हैं जो हो जल्दी तर हो, लेकिन आप लोग नेशनल फिगर है, आप लोग देश की हर कोने से जिन लोग नया स्टेट चाहने वाले हैं उन लोग को साथ लेकर आप लोग एक प्लेटफॉर्म जो बनाया है अभी हमने और भी आवाज बुलंद करने के हमने लिए जो डिक्लेरेशन किया जी। इसमें हमने स्पेसिफिकली गोरखालैंड के लिए भी किया। हाँ जी। 2 बूंदा, एक बूंदा सभी इस डिमांड्स के लिए किया। जी। एक हमने, क्योंकि कन्वेंशन हमारी दार्जिलिंग में हुई है जी। तो स्पेसिफिकली हमने गोरखालैंड के लिए भी किया। अब इसको लेकर हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट अपने अपने जगह में जाएंगे। हम भी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जल्दी, अक्टूबर महीने में, मिड अक्टूबर से पहले हम करेंगे। जी। हम अपने इस डिक्लेरेशन के द्वारा जितना प्रचार हो सकता है, जितना दबाव हो सकता है सरकार के ऊपर, जितना हम बोल सकते हैं, हम अपने सब ताकत जितने भी तरीके हैं सबको अपनाएंगे और हम इस गोरखालैंड के मूवमेंट का जो हमारा सॉलिडारिटी एनएफएनएस का, इसको हम सभी जगह इसके द्वारा दबाव निर्माण करने की हम काम करते रहेंगे। मनीष जी, आप जो प्लेटफॉर्म पे अभी ओहदा पे है, जो नया प्रेसिडेंट चुना गया, एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, लेकिन उस जगह से भी एक जगह है आपके लिए, आप एक गोरखा पुत्र है, एक गोरखा होने नाते से ये गोरखालैंड इशू जो है, इस इशू को त्वरान्वित मतलब और भी पहल अच्छा से हो, बस चिट्ठी की बातचीत की रास्ता और भी जल्दी खोले, इसीलिए इसकी बजाय इसके ऊपर में काम करने के लिए आपका ये प्लेटफॉर्म ये जो अपना देश भर काम कर रहा है, आप लोग नया स्टेट का फॉर्मेशन के लिए आप लोग जो बुलंद आवाज़ उठा रहा है, इसमें इस गोरखालैंड इशू लेकर इस मूवमेंट में क्या भूमिका पालन करेंगे आप लोग? देखिए, एनएफएनएस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि एनएफएनएस स्वयं भी एक संघीय ढांचा का संगठन है। हाँ। और इसमें हम जितने भी मूवमेंट ग्रुप्स हैं, मूवमेंट आंदोलन है और उस आंदोलन से जुड़े जितने भी ग्रुप हैं, उदाहरण के रूप में दार्जिलिंग में या गोरखालैंड क्षेत्र में जितने गोरखालैंड के लिए जड़ित मूवमेंट है, उन सब के लिए आपने हमारा डिक्लेरेशन भी सुना, उन सभी को हम समर्थन करना चाहते हैं, उन सभी के हाथ को मजबूत हम करना चाहते हैं, उन सभी को हम और ताकत देना चाहते हैं जिस भी प्रकार से हो सकता है। एनएफएनएस स्वयं आके आंदोलन लीड नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी स्टेक होल्डर्स यहाँ पर हम हैं। वो नहीं बोला आपको, एनएफएनएस खुद अपने आप आके यहाँ आंदोलन लीड करेगा ऐसा नहीं है, मगर जो स्टेक होल्डर्स करेंगे उसको हम समर्थन करेंगे जिस प्रकार से भी हो सकता है, उस प्लेटफॉर्म में जैसे भी इसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, उस आवाज़ को और बुलंद कर सकते हैं, वो हर एक काम हम करेंगे। और जहाँ तक गोरखालैंड का सवाल है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि हमने एक स्पेसिफिकली एक बूंदा एक डिक्लेरेशन गोरखालैंड के लिए हमने लिया है और इसके लिए चाहे वो वार्ता की शुरुआत से हो या अन्य तरीके से हो, जिस भी तरीके से हो, हम चाहते हैं कि गोरखालैंड एक बहुत लंबे समय से जो जनाकांक्षा है ये जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, चाहे वो वार्ता का कदम हो या कोई और कदम। मनीष जी देखिए, अभी दार्जिलिंग पहाड़ में आपके बारे में कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य जो भी हो, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का भी जो प्लेटफॉर्म का भी नया अध्यक्ष चुने हुए हैं, इसका बारे में टिप्पणी भी हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना है? कौन सी टिप्पणी? मुझे यस्टरडे यहाँ के एक रीजनल पार्टी का जनरल सेक्रेटरी ने आपका इस जो प्रेसिडेंटशिप क्यों आज से 3-4 महीने पहले आपको हैंड ओवर कर दिया गया था, लेकिन आपने पहले क्लियर कर दिया, जो पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से ऑफिशियल हैंड ओवर नहीं हुआ था, लेकिन मुझे मिल गया था 2-4 महीने पहले मिल गया था प्रेसिडेंटशिप, वो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन यहाँ के आदमी को पता नहीं था, लेकिन उस बारे को अपने प्रॉपर्ली कुछ क्लैरिफिकेशन देने। ठीक है, अब तो पता चल ही गया होगा, मैंने आपको रख ही दिया बात।
शायद आप कह रहे हैं, मैंने भी सुना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप तो पहले अध्यक्ष बन गए थे, अब यहाँ आके अध्यक्ष बनने का नाटक क्यों कर रहे हैं, ऐसा शायद किसी ने हाँ, कहा ऐसा है। कुछ बातें ऐसा आए कुछ हैं। कहा है, ठीक है, उनको पता नहीं होगा, शायद पता नहीं था होगा, मगर अभी मैंने साफ रख दिया, हम सबको पता है कि ये अध्यक्षता का पदभार मुझे पहले ही देने का निर्णय कुछ महीने पहले ही हो चुका है, और ये औपचारिकता क्योंकि हो नहीं पा रही थी तो औपचारिक तरीके से यहाँ दार्जिलिंग में आके हमने किया। इसमें तो ये बात तो स्पष्ट बात है, अभी मेरे ख्याल में अगर उनको इस बारे में कोई गलतफहमी थी तो साफ हो गया होगा अब तक। नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट का अगला कार्यक्रम कौन सी स्टेट पे है? अगला कार्यक्रम हम लोग दिसंबर में चित्रकूट में करेंगे, बुंदेलखंड में जी। और वहाँ एक दिन का मीटिंग करेंगे और संभवतः शायद हम कन्वेंशन भी करेंगे। और वो इम्पोर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि बुंदेलखंड का क्षेत्र उत्तर प्रदेश 22 में मार्च में इलेक्शन में जा रहा है, तो हम चाहते हैं दिसंबर में हम लोग वहाँ पर करके अपना दबाव जिस प्रकार से भी सृजना कर सकते हैं हम करेंगे, और इसलिए चित्रकूट का हमारा नेक्स्ट मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग रहेगा। शायद अली शाह आपका लद्दाखी मित्र आपका बाजू में देख रहा है, लद्दाख को तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, शायद जैसे लग रहा है उन लोगों को तो यूटी मिल गया। नहीं, इनको तो यूटी से संतुष्टि नहीं है, स्टेट रूट चाहिए इनको, इसीलिए यहाँ पर हैं, स्टेट डिमांड कर रहे हैं। और लद्दाख में भी हम काम करेंगे, लद्दाख भी इस समय बहुत देश का ध्यान लद्दाख के ऊपर बहुत ज़्यादा है, हम भी उसमें काम करेंगे और इसलिए लद्दाखी साथी भी हमको मिले, हम इनके साथ मिलकर काम करेंगे, ये गोरखालैंड को समर्थन करेंगे, हम लद्दाख को समर्थन करेंगे, इस प्रकार से हम मिलकर हम काम करेंगे।